हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर चेतन बिरला एंड वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स लेक्चर। सो टुडेस टॉपिक वुड बी प्राइवेट गुड्स। यस, हम अंडरस्टैंड करेंगे कि प्राइवेट गुड्स क्या है। चलिए, प्राइवेट गुड्स क्या है मैं आपसे पूछता हूं कि आपके हिसाब से प्राइवेट गुड्स क्या होगा, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द पब्लिक गुड्स। तो अब प्राइवेट गुड्स क्या है, चलिए बताइए। मैं बता देता हूं प्राइवेट गुड्स क्या है। राइट, तो वी एनकाउंटर प्राइवेट गुड्स एवरी डे। एग्जाम्पल्स इंक्लूड करता है अ डिनर एट अ रेस्टोरेंट, a grocery shopping, airplane rides, cell phones. So, private good is thus any item that can only be used or consumed by one party at a time. तो प्राइवेट गुड क्या है? प्राइवेट गुड इज थर्स एनी आइटम, एक टाइप का आइटम है जिसे हम कंज्यूम्ड करते हैं या हम उसे यूज करते हैं बाई एनी वन पार्टी एट अ टाइम। कोई भी पार्टी एक ही टाइम पे उसे यूज कर सकती है। मैनी टेंजिबल होम गुड्स क्वालिफाई होते हैं एज दे कैन ओनली बी यूज बाई दोज हु हैव एक्सेस टू देम। काफी सारी टेंजिबल होम गुड्स होते हैं। टेंजिबल हम किसको बोलते हैं? जो हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। सो मैनी टेंजिबल होम गुड्स क्वालिफाई होते हैं प्राइवेट गुड्स के लिए एज दे कैन ओनली बी यूज बाई दोज। हम वो लोग वही यूज कर सकते हैं जिनको उन्हें एक्सेस होता है करने के लिए। एनी आइटम दैट इज इफेक्टिवली डिस्ट्रॉयड और रेंडर अनयूजेबल फॉर इट्स ओरिजिनल पर्पस थ्रू यूज, जैसे कि हमारे फूड है, टॉयलेट के पेपर्स होते हैं, ये सब किस में आते हैं? प्राइवेट गुड्स में आते हैं। ऑफन अगर हम बात करें तो प्राइवेट गुड्स हैव फाइनाइट अवेलेबिलिटी, बहुत अच्छे से अवेलेबल है इनसे सब, मेकिंग देम एक्सक्लूडेबल इन नेचर, क्योंकि ये नेचर में अवेलेबल होते हैं, बाय प्रिवेंटिंग अदर एक्सेस टू इट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हो तो ओनली सर्टन नंबर ऑफ सर्टन पेयर ऑफ डिजाइनर शूज आर प्रोड्यूस। अगर सर्टन नंबर ऑफ सर्टन पेयर ही डिजाइनर शूज प्रोड्यूस होते हैं, सो नॉट एवरी वन कैन वियर दो शूज if they wish to purchase them. So not only a single pair seen as a private good, but entire product line can be classified as। आज हम महंगे कपड़े नहीं पहन सकते हैं, जो लाखों के कपड़े आते हैं तो हम नहीं पहन सकते। वो क्या हो सकते हैं? वो ही पहन सकते हैं जो उसके ऊपर पैसा खर्चा कर सकते हैं। तो इसीलिए वो क्या हो जाएंगे? प्राइवेट गुड्स हो जाएंगे। सो जो मेजोरिटी ऑफ प्राइवेट गुड्स होती हैं मस्ट बी परचेज फॉर कॉस्ट करना पड़ेगा। उनके जो कॉस्ट होते हैं ऑफसेट्स द फैक्ट, वो यूज करते हैं गुड्स को और वो उसे प्रिवेंट भी करेंगे। सो परचेजिंग द आइटम सिक्योर्स द राइट, ताकि आप उसे कंज्यूम कर सकें एंड कंपेंसेट भी कर सकें। द प्रोड्यूसर्स फॉर द कॉस्ट वो इन्वॉल्व करें इन मेकिंग इट। राइट, तो ये थे हमारे प्राइवेट गुड्स। चलिए अब हम नोट से पढ़ते हैं कि प्राइवेट गुड्स क्या है। ओके, तो प्राइवेट गुड का मीनिंग ऑफ प्राइवेट गुड्स का डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए, मीनिंग ऑफ प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स have been defined as private goods held utility only to the person consuming the goods। बेनिफिट उसी को मिलेगा जो वो पर्सन उस गुड को कंज्यूम करता है या वो उसको यूज करता है। इट इज डिफाइंड टू अदर्स ओनली द पर्सन हु ड्रिंक्स अ कप ऑफ कॉफी। तो बेनिफिट जो है उसी को ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। राइट, द पर्सन हु ड्रिंक्स कप ऑफ कॉफी, तो बेनिफिट जो कॉफी का है वो उसी पर्सन को मिलेगा और किसी को मिलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बेनिफिट्स फ्रॉम द कंजम्पशन of that cup of coffee and the coffee consumed by one person cannot be consumed by anyone else, और कोई ले नहीं सकता। So private goods are priced in the market and only those may be allowed। तो प्राइवेट गुड्स को हम लोग प्राइस तो देते ही हैं मार्केट में, एंड ओनली दोज में बी अलाउड टू द यूज ऑफ इट, जो पे करेंगे उसकी प्राइस को। तो प्राइवेट गुड्स को खरीदने के लिए जो हमें प्राइस देगा वो ही उसका बेनिफिट उठाएगा। थस दोज हु डू नॉट एग्री
टू पे इट्स मार्केट प्राइस, जो लोग एग्री नहीं करते हैं कि भाई उसका वो मार्केट प्राइस पे नहीं कर सकते, या दोज हु कैन नॉट पे फॉर इट, तो वो सब यहाँ से एक्सक्लूड होते हैं फ्रॉम द यूज ऑफ गुड्स, मतलब आप वो गुड्स को यूज कर सकते नहीं हो. सो इट मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन इज एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ प्राइवेट गुड्स. तो प्राइवेट गुड्स को वही यूज कर सकते हैं जो लोग उसे कंज्यूम कर सकते हैं, जो लोग खरीद सकते हैं, तो प्राइवेट गुड्स उन्हीं का हो जाएगा. इन द सेंस ऑफ सैमुअल्सन्स डेफिनेशन, प्राइवेट गुड्स आर इक्वल टू द समेशन of the supplies जो available है to all persons. Thus, if W is a quantity available है to the group, and if WA and WB are the quantities available to individuals. Now ये W क्या है, W क्या है, WA क्या है, WB क्या है, ये सब हम ग्राफ में समझते हैं. तो thus, if W is a quantity available है to the group के लिए, मतलब W जो है वो पूरे ग्रुप के लिए अवेलेबल है, and WA and WB are the quantities जो इंडिविजुअल अवेलेबल है. दैट मीन्स WA, तो जब 5 रुपया था तब 50 क्वांटिटी ए को चाहिए थी. जब 5 रुपया था बी को 100 क्वांटिटी चाहिए थी. आपने दोनों को मर्ज कर दिया तो 150 रुपीज़ हो गए, 150 क्वांटिटीज हो गए 5 रुपये के अंदर. द प्राइस 5 रुपये थी पर क्वांटिटी. सो W इज अ क्वांटिटी अवेलेबल टू द ग्रुप, एंड इफ WA एंड WB आर द क्वांटिटीज अवेलेबल टू द इंडिविजुअल्स, देन W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WA प्लस WB. It can be also depicted in the following figure. So in the context of private goods को ध्यान में रखते हुए मार्केट ने डिमांड किया है कब, जिसे आप ऑब्टेन कर सकते हो. यस, मार्केट डिमांड कब, इसे हम मार्केट डिमांड कब बोलते हैं, जो आपने बनाया है. कैन बी ऑब्टेन थ्रू अ हॉरिजॉन्टल समेशन से बनाया जा सकता है ऑफ डिमांडेड क्वांटिटी बाय पर्सन ए एंड बी. इट कैन बी सीन फ्रॉम द मेंशन फिगर. आप मेंशन फिगर से देख भी सकते हो जो आपके सामने है कि कहाँ पे आपका क्वांटिटी W समेशन ऑफ द सप्लाईज अवेलेबल है आपके पर्सन ए एंड बी के लिए. सो WA एंड WB. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट गुड्स. तो प्राइवेट गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चलिए वो पढ़ते हैं. राइट, तो प्राइवेट गुड्स आर सब्जेक्ट टू द एक्सक्लूजन ऑफ द प्रिंसिपल के बारे में अगर मैं बात करूं तो, राइट, तो प्राइवेट गुड्स आर सब्जेक्ट टू द एक्सक्लूजन. तो प्राइवेट गुड्स जो है वो सब्जेक्ट करता है, एक्सक्लूजन है प्रिंसिपल को, मतलब प्रिंसिपल्स को इंक्लूड नहीं करेंगे. द बेनिफिट्स ऑफ थियरी कैन बी सीन इन प्राइवेट गुड्स. जो भी बेनिफिट्स है थियरी की वो हम प्राइवेट गुड्स में देख सकते हैं. दिस गुड्स कैन बी प्रोड्यूस, आप प्रोड्यूस कर सकते हो थ्रू फ्री मार्केट से, प्राइसिंग मैकेनिज्म. सो दिस गुड्स कैन बी प्रोड्यूस, आप गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हो थ्रू फ्री मार्केट प्राइसिंग से. इंडिविजुअल हमेशा प्रेफर करते हैं कि वो मच इम्पोर्टेंस दें इन द प्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट गुड्स को. तो जो लोग भी इंडिविजुअल प्रेफर करते हैं कि नहीं हम तो यही प्रोडक्ट यूज करेंगे, हम तो ब्रांडेड ही यूज करते हैं, तो इंडिविजुअल प्रेफरेंस आर मच इम्पॉर्टेंट होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट गुड्स में. वेदर टू परचेज अ प्राइवेट गुड्स और नॉट, हम प्राइवेट गुड्स को परचेज करें या ना करें, ये एवरीथिंग डिपेंड करता है हमारे कंज्यूमर्स के डिसीजन पे. इफ टोटल एक्सपेंडिचर मोर है देन द टोटल इनकम ऑफ द गुड्स है, देन प्रोड्यूसर कैन क्लोज द प्रोडक्शन. तो टोटल एक्सपेंडिचर मोर है आपका टोटल इनकम ऑफ द गुड्स से, तो प्रोड्यूसर कैन क्लोज कर सकता है प्रोडक्शन को. इफ देयर इज एनी एरर, कोई एरर है इन टेकिंग डिसीजंस में रिगार्डिंग प्राइवेट गुड्स, देन इट विल अफेक्ट करेगा, फ्यू कंज्यूमर्स को भी अफेक्ट करता है. तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट गुड्स एंड होता है. नाउ वी मूव टूवर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स में चलते हैं. राइट, चलिए. सो नाउ वी टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स. का क्या डिफरेंस है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है फॉर 6 मार्क्स. द प्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट गुड्स टेक प्लेस इन प्राइवेट सेक्टर. तो जो प्रोडक्शन होता है प्राइवेट गुड्स का वो प्राइवेट सेक्टर में होगा.
बट जो प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स होता है वो टेक प्लेस करेगा इन पब्लिक सेक्टर के अंदर ही। प्राइवेट गुड्स आर डिविजिबल है, बट द पब्लिक गुड्स आर इनडिविजिबल है। तो हमारे जो भी प्राइवेट गुड्स है वो डिविजिबल होते हैं, बराबर। तो प्राइवेट गुड्स आर डिविजिबल है बट पब्लिक गुड्स आर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब है सिंगल। प्राइवेट गुड्स आप कंज्यूम कर सकते हो इन डिफरेंट क्वांटिटीज बाय डिफरेंट इंडिविजुअल से, बट जो पब्लिक गुड्स होते हैं वो कंज्यूम्ड होते हैं इक्वल अमाउंट में बाय इंडिविजुअल्स। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी आपके प्राइवेट गुड्स आप कंज्यूम कर सकते हो, कितनी भी क्वांटिटीज आपको चाहिए, अलग अलग क्वांटिटीज चाहिए, इन डिफरेंट क्वांटिटीज में आप इंडिविजुअल अलग अलग लोग ले सकते हैं। बट जबकि पब्लिक गुड्स जो है वो कंज्यूम्ड होता है इक्वल अमाउंट में, सब मतलब उसको इक्वली हम डिवाइड करते हैं सभी इंडिविजुअल्स में। थर्ड, प्राइवेट गुड कंज्यूमर्स। तो प्राइवेट गुड के जो भी कंज्यूमर्स होंगे वो पे करेंगे प्राइसेस विच दे आर विलिंग टू पे, एंड दैट रिवर्स द प्रेफरेंसेस। तो प्राइवेट गुड्स के कंज्यूमर्स जो होते हैं वो कोई भी प्राइस देने को तैयार होते हैं अगर उन्हें वो गुड्स को प्रेफरेंस है, मतलब उन्हें वो कंज्यूम करना है। तो इफ एनी प्राइवेट गुड इज मोर प्रेफर्ड हो जाएगा, अगर कोई भी प्राइवेट गुड मोर प्रेफर्ड हो कोई भी इंडिविजुअल से, देन ही इज विलिंग टू पे अ हायर प्राइस, तो वो हायर प्राइस देने को तैयार होंगे फॉर द प्राइवेट गुड्स, एंड इन दिस वे प्राइसेस रिवेल्ड, प्रेफरेंसेस इंडिविजुअल। बट इन केस ऑफ हमारे पब्लिक गुड में प्रेफरेंसेस आर नॉट रिवेल्ड, कभी भी हमारे पब्लिक गुड में प्रेफरेंसेस रिवेल्ड नहीं होते हैं। वी नो दैट पब्लिक गुड्स हमेशा प्रोवाइड करते हैं थ्रू दी गवर्नमेंट बजट से ही आते हैं, क्योंकि जो भी पब्लिक गुड्स हैं वो गवर्नमेंट की बजट से ही आएंगे। एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सच गुड्स हमेशा कवर्ड होता है थ्रू टैक्सेस से। तो आप इसको कहाँ से कवर करोगे, टैक्स से कलेक्ट करते हो फ्रॉम द इंडिविजुअल। तो थर्स टैक्स में भी रिगार्डेड, आपका जो भी टैक्स है वो भी रिगार्ड किया जाएगा एज अ प्राइस पेड फॉर पब्लिक गुड्स के लिए हम पे करते हैं। ना जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो रिवाइल करेंगे his true preference for any good he may have to pay higher taxes। तो हमारी जो भी ट्रू प्रेफरेंसेस हम पे करते हैं पब्लिक गुड्स के लिए उसे हमें पे करना पड़ेगा हायर टैक्स, ताकि हम अवॉइड कर सके हायर टैक्सेस के बर्डन को जो एक इंडिविजुअल पे करता है, एंड विल नॉट रिवेल हिज ट्रू प्रेफरेंस ऑफ द पब्लिक गुड। फोर्थ, प्राइवेट कोर्ट्स। फॉर प्राइवेट कोर्ट्स में देयर आर मार्केट है वेयर दिस गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड। तो प्राइवेट कोर्ट्स के अंदर में कुछ ऐसे कुछ मार्केट्स हैं जहाँ पे आपके गुड्स को खरीदा जाता है और उसे सोल्ड भी किया जाता है, एंड उनकी प्राइसेस आप डिटरमाइन करते हो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से। बट इन द केस ऑफ पब्लिक गुड्स में देयर इज नो सच मार्केट, ऐसा कोई मार्केट नहीं है। दिस गुड्स आर सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि इनके जो गुड्स हैं वो गवर्नमेंट सप्लाई करती है टू द सप्लायर को। पब्लिक गुड को हम नॉन राइवलरी कहते हैं। अ गुड इज नॉन राइवलरी इफ हमारा कंजम्पशन ऑफ 1 यूनिट बाय 1 पर्सन डज नॉट डिक्रीज हो। सो पब्लिक गुड को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिवाइवलरी बोलते हैं। अ गुड इज नॉन राइवल इफ उसका कंजम्पशन ऑफ 1 यूनिट बाय 1 पर्सन डज नॉट डिक्रीज अवेलेबल यूनिट। सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कंजम्पशन से कोई दूसरे प्रोडक्ट को कोई फर्क हो बाय अनदर पर्सन। तो अगर आज मैंने कोई चीज़ को कंज्यूम किया तो उससे आप पे कोई असर नहीं आएगा। So an example of non-rival consumption is watching a television show. A private good, by contrast, is rival. A good is rival if consumption of 1 unit by 1 person does decrease available units for the consumption of another person. Suppose क्या होता है कि हम लोग तो अगर अलग अलग प्लेट्स में वाटरमेलन दे दिया जाए और बोले कि ये एक्स का है और ये वाई का है, तो दैट बिकम्स द पब्लिक गुड। उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि एक्स को अलग से दे दिया गया, वाई को अलग से दे दिया गया। पर अगर दोनों को एक ही प्लेट में दे दिया जाए तो फर्क पड़ेगा कि तुमने ज़्यादा खा लिया, तुमने कम खा लिया। सो इफ कंजम्पशन ऑफ 1 यूनिट बाय 1 पर्सन से डिक्रीज हो जाएगी अवेलेबल यूनिट्स फॉर कंजम्पशन ऑफ अनदर पर्सन। जैसे हम कहते हैं आज के टाइम में सेव फ्यूल, हमारे फ्यूचर के जनरेशन के लिए, नहीं तो फ्यूल नहीं मिलेगा। तो वो सब क्या हो गया, प्राइवेट गुड्स हो गए। सो एग्जाम्पल ऑफ राइवल कंजम्पशन इज ईटिंग अ बर्गर। ओके, सो पब्लिक गुड इज दैट, एक मिनट मैं ऊपर ले लूँ थोड़ा। पब्लिक गुड is that it is non-excludable. A good is non-excludable if it is impossible or extremely costly हो
टू प्रिवेंट करने के लिए समवन फ्रॉम द बेनिफिटिंग फ्रॉम अ गुड हु हैज नॉट पेड फॉर इट। सो पब्लिक गुड क्या है, इज नॉन एक्सक्लूडेबल है। पब्लिक गुड कभी भी इज नॉन एक्सक्लूडेबल है, कभी भी एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। गुड इज नॉन एक्सक्लूडेबल है क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि वो एक्सट्रीमली कॉस्टली होते हैं। हमें प्रिवेंट करना है समवन फ्रॉम बेनिफिटिंग फ्रॉम अ गुड हु हैज नॉट पेड फॉर इट, जिसने कुछ पे ही नहीं किया। नॉन एक्सक्लूडेबल गुड इज नेशनल डिफेंस में आता है। इट कुड बी डिफिकल्ट हो जाएगा हमें एक्सक्लूड करने के लिए फॉरेन विजिटर्स फ्रॉम बीइंग डिफेंडेड। सो हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा एक्सक्लूड करने के लिए फॉरेन विजिटर्स को, निकालना बहुत मुश्किल होगा फ्रॉम बीइंग डिफेंडेड, उन्हें डिफेंड करने के लिए। सो प्राइवेट गुड्स बाय कॉन्ट्रास्ट इज ऑल्सो एक्सक्लूडेबल। तो प्राइवेट गुड्स जो भी है हमारे कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से वो भी एक्सक्लूडेबल है, इसे हम कंक्लूड नहीं करते हैं। सो गुड इज एक्सक्लूडेबल इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम एंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ अ गुड। सो गुड आपके लिए क्या है, एक्सक्लूडेबल है अगर इफ इट इज पॉसिबल है आपके लिए कि आप उसे प्रिवेंट करेंगे पर्सन को फ्रॉम एंजॉइंग करने से बेनिफिट ऑफ गुड इफ दे हैव नॉट पेड। Example of an excludable good is cable television. So cable companies can ensure that only those people who have paid the fee receive the program. तो केबल प्रोग्राम्स में क्या होता है कि जिन्होंने पैसा दिया होगा उन्हीं को वो बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो जिन्होंने पे नहीं किया है उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिंपल। 7th, टोटल क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड इज कनेक्टेड विद इक्वलिटी। तो आपके जो भी टोटल क्वांटिटी है हमारी पब्लिक गुड्स की, वो किससे कनेक्टेड है, इक्विलिटी से कनेक्टेड है। वेयर द टोटल क्वांटिटी ऑफ प्राइवेट गुड इज कनेक्टेड विद एडिशन, हम एक एडिशन के हिसाब से है। 8, कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स के लिए। तो अगर आपको प्रोडक्शन करना है पब्लिक गुड्स का तो आपको कॉन्ट्रीब्यूशन कंपल्सरी करना पड़ेगा। Whereas compulsory contribution is not necessary for the production of private goods. Private goods के लिए आपको compulsory नहीं है कि कुछ भी आपको contribute करना पड़ेगा। For the necessity of society, society के benefit के लिए, welfare के लिए, the production of public goods is kept on even if there is a loss. तो फॉर द नेसेसिटी ऑफ सोसाइटी वेलफेयर, तो सोसाइटी वेलफेयर के लिए प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स जो है हमने कैप्ट रखा है इफ देयर इज अ लॉस, अगर कोई लॉस होगा तो। सो वेयर इन द केस ऑफ प्राइवेट गुड्स इफ देयर इज अ लॉस, अगर कुछ लॉस हुआ एक्सपेंडिचर या इनकम, देन द प्रोडक्शन विल बी स्टॉप। तो आपका जो प्रोडक्शन है उसे हम स्टॉप कर देंगे। तो ये डिफरेंस थे आपके प्राइवेट एंड पब्लिक गुड्स के। ओके चलिए, तो अब हम बात करते हैं अबाउट द स्पिल ओवर इफेक्ट। यस, तो स्पिल ओवर क्या है? द स्पिल ओवर इफेक्ट रिलेट करते हैं टू द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरकनेक्टेड फाइनेंशियल मार्केट से बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड। यस, ये जो मैं बोल रहा हूं आप इसको वीडियो को पॉज कर करके इसे आप लिख भी सकते हैं, ये भी एक नोट ही है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, द स्पिल ओवर इफेक्ट इज रिलेटेड टू द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मतलब जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो रिलेट करता है हमारे जो भी इफेक्ट्स होते हैं ग्लोबलाइजेशन में, हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में एंड इंटरकनेक्टेड फाइनेंशियल मार्केट्स में बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड। एक एग्जांपल देता हूं, एन एग्जांपल ऑफ स्पिल ओवर इफेक्ट इज द यूएस चाइना ट्रेड वॉर। ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है यूएस चाइना ट्रेड वॉर का। चाइना had been the second largest trade partner of the US माना गया है आफ्टर कनाडा के बाद। द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ यूएस चाइना ट्रेड इंक्रीज हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में। हाउएवर यूएस imposed heavy tariffs on Chinese goods पे since early 2018 में। China retaliated by imposing tariffs on US made products पे, एंड थर्स उसका रिजल्ट हुआ कि ट्रेड वॉर हो गया उनके बीच में बिटवीन द टू लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। द यूएस चाइना ट्रेड वॉर हैज स्प्लिट ओवर बोथ, उसके नेगेटिव भी थे पॉजिटिव इफेक्ट्स भी थे ऑन वेरियस इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड में।
एंड द इफेक्ट्स हैव बीन फेल्ट इन मैनी एशियन इकोनॉमिक्स। तो जब इनके बीच में झगड़ा चालू हुआ, ट्रेड वॉर चालू हुआ, तब उसके वजह से इसके काफी सारे जो इफेक्ट्स थे हैव बीन फेल्ट इन मैनी एशियन इकोनॉमिक्स में। चाइना, द ग्लोबल इंडस्ट्री डिमांड हैज बीन लो हो चुका था, स्पेशली फॉर द कमोडिटी एंड मेटल सेक्टर के अंदर में। द ट्रेड वॉर इज इन द थर्ड ईयर and has harmed the economics of both the US and the China while creating uncertainty for global trade के लिए and slowing global economic growth, क्योंकि इससे इनको global economic growth भी पता चलता है। The trade war is an example है of a significant event between two countries जो affect करता है हमारे various countries and global trade को। A slow Chinese economy has had a negative impact था global trade in energy, crude oil, metals and other industries को लेके। In the case of global spillover effect में investors typically return back हुए their home markets और safe havens के अंदर में, राइट। तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा लास्ट में, जो कंक्लूजन है, द स्पिल ओवर इफेक्ट हैज मोर नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं देन पॉजिटिव इफेक्ट्स। इन अ ग्लोबल इकोनॉमिक में वेयर फाइनेंशियल मार्केट्स क्वाइट इंटरकनेक्टेड है, स्पिल ओवर कैन लीड टू अ ग्लोबल क्रैश कर सकता है इन फाइनेंशियल मार्केट में। स्पिल ओवर की वजह से जो मार्केट्स है वो क्रैश हो सकते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स, इन्वेस्टर्स वेल्थ एंड डिपिंग बिजनेस कॉन्फिडेंस भी, बराबर। तो चलिए अब हम नोट से पढ़ते हैं कि ये क्या है स्पिल ओवर इफेक्ट्स। सो मीनिंग ऑफ स्पिल ओवर इफेक्ट्स, सो इलियासन ने डिफाइन किया था स्पिल ओवर एन इकोनॉमी वाइड लॉन्ग टर्म सोशल बेनिफिट कैलकुलेशंस होते हैं इमैनेटिंग फ्रॉम वन स्पेसिफाइड पब्लिक प्रोक्यूरमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ अ पब्लिक गुड्स से आते हैं। स्पिल ओवर इफेक्ट रेफर करता है टू द इम्पैक्ट, उस इम्पैक्ट को दैट सीमिंगली अनरिलेटेड इवेंट्स हैं इन वन नेशन में एंड कैन हैव इकोनॉमिक्स ऑल ओवर द अदर नेशंस। मतलब एक अनरिलेटेड इवेंट की वजह से वन नेशन कैन हैव इकोनॉमिक्स ऑफ अदर नेशंस को भी असर कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है। ऑल्दो देयर आर पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट्स होते हैं, द टर्म इज मोस्ट कॉमनली अप्लाइड करते हैं टू द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ डोमेस्टिक इवेंट में एज ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। तो स्पिल ओवर इफेक्ट्स आर अ टाइप ऑफ एक टाइप का नेटवर्क है जो अफेक्ट करेगा एंड दैट हैज बिकम मोर कॉमन हो चुका है एज अ ग्लोबलाइजेशन डिपेंड्स द फाइनेंशियल कनेक्शन बिटवीन द इकोनॉमिक्स। तो स्पिल ओवर इफेक्ट जो है एक टाइप का नेटवर्क है जिसका इफेक्ट हम लोग देख सकते हैं मोर कॉमनली ग्लोबलाइजेशन मार्केट के अंदर में, जो डिपेंड करता है हमारे फाइनेंशियल कनेक्शंस के साथ। द डेफिनेशन ऑफ स्पिल ओवर एज एन एक्सटर्नलिटी दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉमर्शियल बिजनेस डील का कोई पार्ट नहीं है, कैन बी प्रॉब्लमेटिक इन द केस ऑफ लार्ज सिस्टम जो सेल करते हैं एंड ऑफसेट एग्रीमेंट्स में। चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्पिल ओवर इन इकोनॉमी। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशन, इन इकोनॉमिक्स में स्पिल ओवर इफेक्ट्स आर इकोनॉमिक इवेंट्स हैं इन वन कंटेक्स्ट द अगर दैट अकर्स बिटवीन समथिंग एल्स के बीच में लाई करेगा सीमिंगली अनरिलेटेड कंटेक्स्ट। दैट इज एग्जांपल है कि एक्सटर्नलिटीज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आर नॉन मॉनिटरी इफेक्ट्स अपॉन नॉन पार्टिसिपेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात क्या कर रहे हैं कि एक्सटर्नलिटीज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो नॉन मॉनिटरी इफेक्ट है, मतलब कि कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उसमें नहीं होते हैं, अपॉन नॉन पार्टिसिपेंट्स में। दैट इज ऑर्डर्स फ्रॉम अ रेंडरिंग प्लांट अ नेगेटिव स्पिल ओवर इफेक्ट अपॉन इट्स नेबर। द ब्यूटी ऑफ होम ओनर्स फ्लावर गार्डन इज अ पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट है अपॉन नेबर्स। इन द सेम वे में अगर हम बात करें हमारी जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट है वो इंक्रीज होती है, हम लोग इंक्रीज करते हैं ट्रेड, आर द स्पिल ओवर इफेक्ट है एंड एंटिसिपेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीलेटरल अलायंसेस के बीच में आता है मैनी रीजनल नेशन स्टेट्स, दैट इज सार्स, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन या एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन।
सो हमारे इकोनॉमिक में इन विच सम मार्केट्स फेल हो गए क्लियर करने के लिए, एंड सच फेलियर्स कैन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हमारे डिमांड एंड सप्लाई के बिहेवियर को, जो हमें अफेक्ट करते हैं पार्टिसिपेंट्स इन द अदर मार्केट्स में, और जिसके वजह से कॉज के वजह से इफेक्टिव डिमांड या इफेक्टिव सप्लाई होती है डिफर फ्रॉम द नोशन से हम डिफर करेंगे। तो स्पिल ओवर इफेक्ट आर इवेंट्स हैं जिन्हें हमने कॉज किया है ड्यू टू समथिंग इन सीमिंगली अनरिलेटेड है एक दूसरे से। ये रेफर करता है उन इवेंट्स को जो अकर करेंगे वन कंटेक्स्ट एंड अफेक्ट करते हैं हमारे इवेंट्स को इन डिफरेंट कंटेक्स्ट में भी। तो ये किसको रेफर करता है? उन इवेंट्स को जो अकर करते हैं वन कंटेक्स्ट में होंगे और वो अफेक्ट करेगा इवेंट इन डिफरेंट कंटेक्स्ट में। द टर्म इज यूजुअली यूज्ड इन नेगेटिव सेंस, इसको हम लोग नेगेटिव सेंस में लेते हैं। पॉजिटिवली स्पिल ओवर इफेक्ट डू एग्जिस्ट करेंगे बट दे आर नॉट फोकस अपॉन द सिमिलर डिग्री पे हम उसको फोकस नहीं करते। अपेरेंटली अनकनेक्टेड इवेंट्स जो होते हैं हमारे वन नेशन में वो इम्पैक्ट करते हैं इकोनॉमी ऑफ अ डिफरेंट नेशन इज अ स्पिल ओवर इफेक्ट। द साइज ऑफ एन इकोनॉमिक जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ स्पिल ओवर इफेक्ट, एंड ये लाइकली प्रोड्यूस भी करेगा अक्रॉस द वर्ल्ड में। सो इवेंट्स दैट अकर्ड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमिक वो कॉज करेगा ट्रिपल इफेक्ट अक्रॉस द ग्लोबल इकोनॉमी में। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल, अब हम इंटरनेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करते हैं। इट कैन बी सेड दैट चेंज इन वन रीजन कैन मेक पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज कर सकता है अदर रीजन में भी, एंड दिस कुड बी कंसिडर्ड एज अ स्पिल ओवर इफेक्ट। बोलते हैं कि एक रीजन में पॉजिटिव है दूसरे में नेगेटिव है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा। तो स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वो इन एक्सट्रिक्टली लिंक्ड है ग्लोबलाइजेशन के। तो स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वो हमारे साथ लिंक्ड है ग्लोबलाइजेशन में। द इकोनॉमिक्स ऑफ अ डिफरेंट कंट्रीज आर नॉट इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है। दे आर नॉट आइसोलेटेड एंड इंडिपेंडेंट, ये लोग आइसोलेटेड भी नहीं है इंडिपेंडेंट भी नहीं है। सो व्हाट हैपेंस इन वन इकोनॉमिक जो अफेक्ट करता है अदर को। तो स्पिल ओवर इफेक्ट आर द काइंड ऑफ नेटवर्क है जो अफेक्ट करेगा एंड उसके रिजल्ट से हम इंटरकनेक्शन करते हैं बिटवीन द इकोनॉमिक्स, मतलब इंटरकनेक्शन हो जाएगा इकोनॉमिक के बीच में। द स्पिल ओवर इफेक्ट केम इन लाइमलाइट आया ड्यूरिंग यूरो क्राइसिस आफ्टर द सब क्राइम क्राइसिस हुए, वेयर फ्यू कंट्रीज इंटरनल कंबरसम हमने फेच किया इनटू द वेब टू अदर कंट्रीज एज वेल के सामने देखा। तो स्पिल ओवर इफेक्ट एज द नेम स्टेट्स दैट द इफेक्ट विच स्पिल्स ओवर, उसका जो इफेक्ट है वो स्पिल्ड होता है, मतलब कि बहुत जन इसका फायदा उठाते हैं, स्पिल हो गया। सो इन इकोनॉमिकली ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड ईच कंट्री जो है वो डिपेंडेंट है ऑन द अदर इकोनॉमी में इन सम ऑफ द वे में। जैसे हम कहते हैं कि अगर हमारा डाउ जोन्स जो है का अगर शेयर मार्केट बढ़ेगा तो इंडिया का भी मार्केट बढ़ने का चांस रहेगा। सो इन इकोनॉमिकली ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड ईच कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन द अदर कंट्री पे डिपेंड करती है इन सम ऑफ द वे में, एंड इन सच सिचुएशन में अ स्लाइट चेंज इन द इकोनॉमिक और स्टेट ए में लीड टू चेंज इन द इकोनॉमिक ऑफ बी। तो अगर कोई भी स्लाइट चेंज होगा हमारे इकोनॉमिक या स्टेट ए में तो वो लीड करेगा चेंज इन द इकोनॉमिक ऑफ बी में। सो हियर इफेक्ट कुड बी डिस्काउंटेड नॉट ओनली विद इन द नेशन में बट ऑल्सो ओवर द अदर नेशंस या रीजन एज वेल में। चलिए तो अब अंडरस्टैंड करते हैं। वी कैन गो थ्रू द फॉलोइंग इलस्ट्रेशंस। ड्यूरिंग यूरो क्राइसिस, एज वी ऑल नो दैट यूरोजोन हैज सिंगल करेंसी था इन यूज। तो स्मॉल चेंज इन द पॉलिसी हुआ वन स्टेट विद इन यूरोजोन में जिसने अफेक्ट किया वैल्यू ऑफ करेंसी फॉर द होल यूरोप, एंड एज द इफेक्ट केम ड्यू टू चेंज इन द पॉलिसी, और उनको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ी ऑफ वन कंट्री ओनली, वेयर एज इफेक्ट्स हैज बीन फेस्ड बाय ऑल पार्टनर्स who were using the same currency, जो लोग सेम करेंसी को यूज कर रहे थे उन पे भी वो पॉलिसी का असर आया। तो फर्क तो पड़ता ही है। हमने ग्रीस की क्राइसिस देखी है where expected fall of Greece was making jittery not only for the eurozone but whereas the global financial market भी down था। A sharp fall in Chinese equity market was worried था US के लिए more than China itself, as US is one of the biggest investor था Chinese economy में, and that's why plunged in Chinese market as was one of the biggest fear of the world largest economy।
तो जब साफ फॉल हुआ था चाइनीज की इक्विटी मार्केट में, तो सबसे ज्यादा चिंता में यूएस आ चुका था। चाइना इतना नहीं आया था क्योंकि यूएस ने सबसे ज्यादा पैसा अपने चाइनीज के कंपनियों में लगाया था। एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ द ऑयल बाय द यूएस मार्केट ने फोर्स किया होल ग्लोबल को इनटू द हडल्स में आने के लिए। तो हायर द प्रोडक्शन लीड करेगा लोअर प्राइस, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया है तो आपको लोअर प्राइस करके क्रूड ऑयल को बेचना पड़ेगा। एंड दिस बिकम अ रीजन फॉर वरी फॉर द इकोनॉमिक्स विच आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द ऑयल, क्योंकि हम किस पे डिपेंड कर रहे थे, ऑयल पे डिपेंड कर रहे थे। तो सच एज वेनेजुला। Whereas on the other side, same fall become a movement बन गया, जॉइस बन गया for the countries which are mainly importer थे हमारे क्रूड ऑयल में। So one of the maximum benefit has been availed by the India as we are net importer या क्रूड ऑयल थे। या कोई ongoing civil war in Syria is making the life difficult not only for the Syria but also for the neighbor nations के लिए भी लाइफ क्या बन जाती है, तकलीफ वाली। तो स्पिल ओवर इफेक्ट, और बाद में पढ़ेंगे हम पॉजिटिव। तो व्हाट इज नाउ नेगेटिव स्पिल ओवर इफेक्ट? सो नेगेटिव स्पिल ओवर इफेक्ट आर व्हेन अ मार्केट और इकोनॉमिक सफर करता है ड्यू टू द स्लो डाउन इन डिफरेंट इकोनॉमिक। सो जब हमारा कोई मार्केट या इकोनॉमिक सफर करे, स्लो डाउन हो जाए डिफरेंट इकोनॉमिक में, सो नेगेटिव स्पिल ओवर इफेक्ट अकर करेगा मार्केटिंग में एज वेल। सो रिसर्च बाय नवदीप साहनी ने सजेस्ट किया था पर्टिकुलर बिजनेस एडवर्टाइजिंग जो है वो प्रोडक्ट का होता है, में एक्चुअली बूस्ट करता है सेल्स को ऑफ इट्स कंपटीटर्स, क्योंकि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो रिमाइंड करते हैं सिमिलर प्रोडक्ट्स हमें चाहिए व्हेन दे आर एक्सपोज टू द एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो थस हमारा जो सेल है बिजनेस का वो हमेशा अफेक्ट करता है सिमिलरली अनरिलेटेड फैक्टर्स, एंड दिस इज ऑफ कोर्स अ पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट फॉर द कंपटीटर्स भी होंगे। तो पॉजिटिव स्पिल ओवर क्या है? ये अकर करता है व्हेन उसके बेनिफिट स्पिल ओवर हो जाए, मतलब जब उसके स्पिल ओवर हो एज अपोज टू कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट को लेके ही आपको स्पिल ओवर करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट्स आर कंसिडरेबली फ्यूअर होते हैं एंड उनको हम लेस इंपॉर्टेंस देते हैं इन जनरल देन नेगेटिव स्पिल ओवर इफेक्ट से। बट दे डू एग्जिस्ट, क्या वो एग्जिस्ट करते हैं? द ब्रांड लिंकेज कैन लिस्ट टू पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट कर सकता है एज वेल। तो यहां पे आपका स्पिल ओवर का पोर्शन एंड होता है। ओके, चलिए, तो यहां पे हमने हमारा सेशन खत्म किया। अगर कोई क्वेरी है, कुछ पार्ट समझ में नहीं आया है, तो डेफिनेटली आप पहुंच सकते हैं ऑन 7600828696 पे। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।